अवध विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर द्वारा पाठ्यक्रम डिजिटलीकरण योजना के अंतर्गत एमए फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम का डिजिटलीकरण सीरीज का यह लेक्चर है। एमए फाइनल ईयर के द्वितीय पेपर प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की यह लेक्चर सीरीज है। इस सीरीज में हम प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक पुरातत्व का अध्ययन करेंगे। मैं सतीश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर, एफिलेटेड टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो मानव विकास का पहला चरण है, जिसे पाषाण काल कहते हैं, स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। एक को पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज कहते हैं, द्वितीय को मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल कहते हैं, और तीसरे को नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल जाना जाता है। पाषाण काल का पहली बार 3 स्तर में या विभाजन पहली बार जॉन लुबक ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल को 2 चरणों में विभाजित किया, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, और दोनों का स्पष्ट अंतर भी बताया। किंतु अब यह विभाजन अप्रासंगिक हो चुका है और उनके द्वारा बताया गया जो कैरेक्टरिस्टिक थी, विशेषता थी दोनों चरणों के लिए, अब वह भी एक प्रकार की प्रासंगिक है। केवल ऐतिहासिक है कि जॉन लुबक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्रथम बार पाषाण काल का विभाजन किया। एक फैक्ट है जिसे छात्रों को जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया। वर्तमान में पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित करते हैं, जिसे आप इसके पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। छात्रों, मेरा आग्रह है कि जो टर्मिनोलॉजी है उसे इंग्लिश में ही समझा जाए, वो ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि हिंदी में इसके कई नाम हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्राध्यापकों द्वारा अलग अलग नामकरण किया जाता है, तो वो असुविधाजनक स्थिति है। इसलिए केवल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि जो नाम है, इनके टर्म्स क्या है, इनको आप अंग्रेजी में ही जाने तो बेहतर रहेगा। मैं दोनों, एक मानक हिंदी का स्वरूप और एक जो इंटरनेशनल स्तर पर इंग्लिश वर्जन प्रचलित है, उन दोनों का प्रयोग करूंगा और आपको सचेत करूंगा कि इनमें आप अंग्रेजी को ज्यादा गंभीरता से अध्ययन करें, तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा इस टॉपिक में विशेषकर। पुरापाषाण काल हम इसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज कहते हैं, और नवपाषाण काल नियोलिथिक एज कहते हैं। क्यों यह नामकरण किए गए हैं, इनकी क्या विशेषता है, इस काल में मानव समाज, मानव जीवन कैसा था, आगे 2-3 लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे। आज की लेक्चर में पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, क्या अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में हम? पुरापाषाण काल में हथियार कैसे बनते थे, उनको हथियार बनाने की तकनीकी क्या थी, हथियारों का प्रारूप क्या है, यानी उनकी डिजाइन क्या है, टोपोग्राफी उनकी देखेंगे, और उनका फंक्शनल मोड क्या है, यानी उनकी कार्यविधि क्या है, वे हथियार कार्य कैसे करते थे। आप जानते हैं यह प्री हिस्ट्री का अध्ययन है, जिसमें लिखित साधन हमारे पास नहीं है, केवल पुरातात्विक आधार पर ही वर्णन हो पाएगा, और अपने आप में यह बहुत ही रोचक है कि केवल हथियारों के प्रारूप को देखकर, उनकी डिजाइन को देखकर, उनकी कार्यविधि का विश्लेषण करना और उस कार्यविधि के आधार पर मानव समाज का पूरा इतिहास खड़ा कर लेना, इतिहास का पुनर्निर्माण कर लेना, उनको एक बार नई भाष्य देना, ये अपने आप में बड़ा रोचक होता है। इसे बड़ी गंभीरता से देखें।
हथियारों का प्रारूप क्या होगा, उनकी कार्यविधि क्या होगी, इसका अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। फिर पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल क्या एक ही कालखंड में माना जाएगा या इसे विभाजित कर देंगे, 3 चरणों में स्पष्ट रूप से विभाजित करते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। फिर भारत में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है जहां से पैलियोलिथिक एज के प्रमाण मिलते हैं और क्या मिलते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। कहां से मानव जीवाश्म मिला है, कहां से कौन सा हथियार मिला है, इनका अध्ययन करेंगे। और इस काल में मानव का जीवन कैसा था, मानव समाज कैसा था, मानव का जीवन कैसा था, उसकी जीविका कैसी थी, उसका रहन सहन कैसा था, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये चीजें इस लेक्चर में हम सम्मिलित करेंगे। भारत में पाषाण काल का अध्ययन, इस टॉपिक को, इस स्लाइड को देखिए गंभीरता से। भारत में पाषाण काल का अध्ययन बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। ये 19वीं शताब्दी के मध्य दशक से आरंभ होता है भारत में पाषाण काल का अध्ययन, और इसी के साथ प्रागैतिहासिक अनुसंधान का आरंभ साइमल्टेनियस प्रक्रिया है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। पाषाण काल अर्थात अध्ययन के स्रोत के आधार पर, लेखन साध्य के आधार पर देखें तो यह प्री हिस्टोरिक है। तो प्री हिस्टोरिक अनुसंधान और पाषाण काल दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट एक ब्रिटिश अधिकारी हैं और भूवैज्ञानिक हैं, ये इतिहासकार नहीं है, पुरातत्वविद नहीं है, ये सिविल इंजीनियर है। रॉबर्ट ब्रूसफुट सिविल इंजीनियर है, लेकिन पुरातत्व में भी इनकी रुचि है। मद्रास के समीप पल्लवरम नामक एक गांव पर खुदाई का कार्य चल रहा था, जमीन समतलीकरण का कार्य चल रहा था। मूल रूप से पुरातात्विक खुदाई नहीं थी, जमीन समतलीकरण का कार्य चल रहा था। रॉबर्ट ब्रूसफुट सिविल इंजीनियर, उनके निर्देशन में घटना 1863 की है। मद्रास के समीप पल्लवरम नामक गांव से पत्थर का एक हथियार प्राप्त हुआ। यह हथियार अपने आप में बड़ा ही अनोखा था। इसके स्वरूप को देख करके बड़ा आश्चर्य था कि ये क्या है। फिर इस हथियार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, विशेषकर फ्रांस में जो उपलब्ध थे, उससे सुमेलित कराया गया कि यह हथियार उन हथियारों के साथ कैसा मेल करता है। तब पता चला कि यह एक ऐसा हथियार है जिसके दोनों तरफ धार है, यह चीरने वाला बड़ा हथियार है, इसे क्लीवर नाम दिया गया। यह हथियार क्या था? क्लीवर, पत्थर का क्लीवर है, और भारत में प्राप्त पहली मानव कलाकृति है। मनुष्य ने कोई कलाकृति बनाई, कोई उपकरण बनाए, कोई निर्माण किया, उसके द्वारा बनाया हुआ भारत में पहला उपकरण जो हमें मिला वह है क्लीवर, जो पत्थर का है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में प्राप्त किया। एक दूसरे ब्रिटिश अधिकारी विलियम किंग है, इनकी भी पुरातत्व में रुचि थी। तमिलनाडु के समीप अतिरपक्कम नामक स्थान है, अतिरपक्कम कर सकते हैं आप। अतिरपक्कम से एक पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की, हैंडएक्स प्राप्त किया। ये 2 हथियार मिले और इन दोनों हथियारों के आधार पर यह निश्चित हो गया कि भारत में एक ऐसा समय था जब मानव समाज निरक्षर था, मानव समाज का विकास हो रहा था, वह शिक्षित नहीं था। इन दोनों हथियारों को, और यह विश्व इतिहास के साथ सुमेलित किया गया। विश्व में जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, जो कुछ भी डिजाइन उपकरण उपलब्ध थे, उनके साथ जब इनका सुमेलन किया गया, विशेषकर फ्रांस के उपकरणों के साथ इनका सुमेलन किया गया, क्योंकि इस प्रकार के उपकरण फ्रांस में पहले से पाए गए, अफ्रीका से जो कुछ पाए गए थे उनसे सुमेलित किया गया। तब ये पता चला कि ये सामान्य मानव के हथियार नहीं है, एक ऐसे मानव के हथियार हैं जब वह निरक्षर था। अर्थात अध्ययन का हमारे पास एक स्रोत मिला। वह स्रोत क्या था? पत्थर के उपकरण। और जैसे ही हम अध्ययन अलिखित साधन के आधार पर करते हैं, एक निरक्षर मानव समुदाय का अध्ययन करते हैं, यही अध्ययन प्रीहिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारत में प्रीहिस्ट्री का जन्म हुआ, प्रीहिस्ट्री के अध्ययन का जन्म हुआ, और इसके जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट माने जाएंगे। यानी एक पुरातत्व की एक नई शाखा भारत में विकसित हुई, प्रागैतिहासिक शाखा।
पुरातत्व की 3 शाखाएं हो गई। एक आद्य ऐतिहासिक शाखा प्रो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी और तीसरी प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। भारत में हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के जनक जनरल कनिंघम है। इस पॉइंट्स को नोट करिएगा। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी ऐतिहासिक पुरातत्व के पिता जनरल कनिंघम है, लेकिन प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट है, जिसे संक्षेप में आरबी फुट भी कहा जाता है। इनके बारे में विशेष बात है कि ये सिविल इंजीनियर था, पेशे से सिविल इंजीनियर था, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, हिस्टोरियंस नहीं था, लेकिन आर्कियोलॉजी में रुचि विकसित हुई और भारत की आर्कियोलॉजी में इनका बड़ा योगदान है, विशेषकर प्रागैतिहासिक पुरातत्व में। फिर आगे चल करके प्रागैतिहासिक पुरातत्व का अलग से एक मुख्यालय स्थापित किया गया। मुख्यालय नागपुर में है और जिसका क्षेत्राधिकार समस्त भारत में है। इस प्रकार भारत में प्रागैतिहासिक अनुसंधान का व्यवस्थित स्वरूप विकसित हुआ और आज भी कई स्थलों पर इस प्रकार का अध्ययन जारी है। पूरा पाषाण काल के उपकरण एवं उनकी तकनीकी, उनमें क्या तकनीकी है, किस तरह के हथियार पाए जाते हैं, किस तरह के हथियारों का निर्माण हुआ, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और कौन कौन से हथियार हैं, ये उपकरण क्या है, पहले से जानते हैं। किसी बड़े पत्थर से परत निकाली गई, उसका एक छिलका निकाला गया, वह भी एक बड़ा होगा, और उस परत से उपकरण बनाए गए। परत निकाल करके उपकरण बनाने की तकनीक को फ्लेकिंग तकनीकी कहते हैं आज की भाषा में। आज की भाषा में इसे हम फ्लेकिंग तकनीकी कहते हैं। और जो हथियार बने, जो उपकरण बने, उनके नाम हैं हैंड-एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, पेबल, ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरिन। ये पूरा पाषाण काल के हथियार हैं। आप इनसे तनिक भी भयभीत न हो, तनिक भी संकोच न करें। मैं इनकी पूरी डिजाइन आपको बताऊंगा, इनकी पूरी कार्यविधि आपको समझाऊंगा, तब ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर से देखिए कौन कौन से उपकरण है। हैंड-एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, पेबल, ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरिन। एक एक की मैं डिजाइन बताऊंगा, एक एक की कार्यविधि समझाऊंगा, तो आपको बड़ी सहजता से ये बातें समझ में आ जाएंगी। ये सभी उपकरण किसी भारी पत्थर से परत निकाली गई है, उस परत से उपकरण बनाए गए, यानी ये सभी के सभी फ्लेकिंग तकनीक से बनाए गए उपकरण हैं। ये देखिए हैंड-एक्स, हैंड-एक्स है, एक तरफ धार है, जहां कर्सर है आप देखें, एक तरफ धार है, एक तरफ धार वाला है, भारी हथियार है। हैंड-एक्स के कई स्वरूप मिलेंगे आपको, हमने ये 2 स्वरूप आपके लिए दिखाया है। ये देखिए एक तरफ धार बनाई गई है और ये भारी हथियार है। एक डिजाइन दिखाई गई है कि किस तरह से हथियार ये प्रयोग किए जाते थे। इन हथियारों में हत्थे का प्रयोग नहीं है। पैलियोलिथिक एज में जो भी हथियार मिलेंगे पत्थर के, उनमें से किसी भी हथियार में हत्थे का प्रयोग नहीं है। एक खास विशेषता है, इसे आप नोट कर लें। हैंड-एक्स हाथ से प्रयोग किया जाने वाला हथियार है, पकड़ करके प्रयोग किया जाता है, तुलना में भारी उपकरण है। एक तरफ धार है। यह हैंड-एक्स किसी बड़े मांस के टुकड़े को काटने के काम आता था। ये काटने वाला हथियार है हैंड-एक्स, जिसे हस्त कुठार भी कहते हैं। फिर मैं एक अपील करूंगा आपसे कि जितने नाम हैं हथियारों के, आप इसे अंग्रेजी में हूबहू समझें। इनके हिंदी वर्जन बड़े ही टिपिकल हैं। टिपिकल इसलिए हैं कि इनके अलग अलग नाम मिलेंगे, इसीलिए आप इनका अंग्रेजी वर्जन देखें तो आसान रहेगा। हैंड-एक्स हाथ से काम करने वाली कुल्हाड़ी है। देखिए एक तरफ धार होगी और ये मांस के बड़े टुकड़े को काटता है। एक तरफ धार है, काटता है। अगली स्लाइड देखते हैं। ये क्लीवर है। देखिए यहां भी धार है और यहां भी धार है, 2 तरफ धार है। 2 तरफ धार वाला हथियार
क्लीवर है और ये बड़े मांस के टुकड़े को चीरने के काम आता है। देखिए यहाँ भी दो तरफ धार दिखाई दे रही है, यहाँ भी हल्की धार है और यहाँ भारी धार है, यहाँ हल्की धार है, यहाँ भी हल्की धार है। यहाँ भी देखिए जहां कर्सर मेरा चल रहा है, यहाँ देखिए धार बनी हुई है और इस साइड भी धार बनी हुई है। तो ये क्लीवर है। अनेक प्रकार के क्लीवर मिलेंगे, हमने एक दो स्लाइड आपको दिखाई है। ये देखिए ये चीजें उपलब्ध है पुरातत्व में, खुदाई के दौरान प्राप्त हुई चीजें हैं और यही पुरातत्व के प्रमुख तत्व हैं। इन्हीं के आधार पर हम पूरे मानव समुदाय का अध्ययन कर लेंगे। कहीं कोई लेखन कला का साक्ष्य नहीं है और कहीं भी हत्था लगाने का प्रमाण नहीं है। ये रहा दो धार वाला हथियार पत्थर का है, मांस के बड़े टुकड़े को चीरने के काम आता है। ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं, समूह है, इसलिए हम इनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, केवल डिजाइन आपको दिखा रहे हैं। कई डिजाइन के हथियार हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये भी पैलियोलिथिक टूल्स है, देखिए इनकी डिजाइन कैसे है और एक रेखा चित्र द्वारा बनाया गया है कि किस तरह से ये ज्योमेट्रिकल शेप लेते हैं। देखें, यद्यपि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है कि हम इस लेक्चर को और अधिक जटिल बनाएं, गंभीर बनाएं। इसकी अलग से ज्योमेट्री है, इसकी एक ज्यामितीय संरचना भी पाई जाती है। देखिए यहाँ एक संकेत मिला है स्लाइड में, और जब आप आगे अध्ययन करेंगे इसके बाद तो आप शोध की तरफ जाएंगे और जब आप शोध में जुड़ेंगे तो इन चीजों को और गंभीरता से समझेंगे। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हम आपको बता सके, समझा सके, वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ये देखिए एक कोटि मिली थी हैंड एक्स और क्लीवर की, दूसरी कोटि ये गोलाश्म है। इसको देखें, गोलाश्म है, हथौड़े की तरफ हाथ से पकड़ करके कार्य किया जाता था, जिसे पेबल कहा जाता है। पेबल चॉपर एक तरफ धार वाला हथियार है, देखिए पतली धार है और कुल्हाड़ी की तुलना में हल्का है, थोड़ा सा कर्वेचर है बीच में। ये देखें थोड़ा सा कर्वेचर बनाया गया है बीच में। ये दोनों हथियार, जहां मेरा कर्सर चल रहा है, जो पुरातत्व से जिस जगह स्थल से पाए जाते हैं उनका एक संकेत लिखा जाता है। ये देखिए पुरातत्व की अपनी भाषा है, वहां संकेत लिखा जाता है कि ये किस क्रमांक पर पाया गया है और किस स्थल से ये पाया गया है। वो रजिस्टर देख करके बताया जा सकता है कि ये कहाँ से पाया गया है और इसका उत्खनन करता कौन है। ये सब पुरातत्व वाले जानते हैं, जब आर्कियोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं वो उनके विषय की वस्तु है। तो ये चीज, ये देखिए एक तरफ धार वाला हथियार है और थोड़ा सा बीच में वक्रता रहती है और पतली धार होती है, हैंड एक्स की तुलना में बहुत हल्का हथियार होता है। ये दोनों बीच में ये हथियार है, दोनों तरफ धार है, कर्वेचर है, लंबा है, हल्का है, जिसे चॉपिंग कहते हैं। ये हथौड़े की तरह से प्रयोग किया जाता है। ये मांस के किसी टुकड़े को, छोटे टुकड़े को काटने के काम आता है। ये चॉपर है और ये चॉपिंग है, मांस के छोटे टुकड़े को चीरने के काम आता है। दोनों तरफ धार वाला, दोनों तरफ हथियार जो चीरने के काम आता है। ये रहा चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, एक पूरा ग्रुप है इनका, एक समूह है। आगे चल करके बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जब आप चॉपर, चॉपिंग, पेबुल कल्चर पढ़ेंगे, और एक समूह बनाएगा हैंड एक्स कल्चर, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है। आगे देखते हैं, देखें ये स्क्रैपर है। स्क्रैपर खुरचनी होती है, एक नीचे की तरफ केवल धार होती है, पूरे सरफेस पे धार नहीं होती है, ये केवल नीचे की तरफ धार है, केवल इतनी धार है बस, बाकी अर्धक क्षेत्रों में धार नहीं बनाई जाती है। यहाँ देखिए यहाँ धार बनाई गई है। स्क्रैपर है, चमड़े को छीलने के काम आता है, मांस को छीलने के काम आता है। ये देखिए स्क्रैपर है, हमने दोनों साइड से इसको दिखा दिया, दोनों विजन इसका दिखाई दे रहा है। और ये छीनी के तर से कार्य करने वाला हथियार है, जिसे आप ब्यूरिन कहते हैं, जिसे वेदनी कहा जाता है। ये ब्यूरिन है, स्क्रैपर है ये, और ये ब्यूरिन है। ये दोनों स्क्रैपर है, ये ब्यूरिन। ये ब्यूरिन है, ब्यूरिन के अलग अलग स्वरूप मिलते हैं, ठीक। ये किसी भी हड्डी को तोड़ने के काम आ सकता है, पत्थर के तोड़ने के काम आ सकता है, पत्थर में भी छेद कर सकता है, हड्डियों में भी छेद कर सकता है। ये हथियार आगे चल करके बड़े काम के होंगे। ये देखिए एक सीधा हथियार है जिसमें तनिक भी कर्वेचर नहीं और एक तरफ धार है, एक तरफ धार है, सीधा है, तनिक भी कर्वेचर नहीं है। ये पत्थर का है जिसे आप ब्लेड कहते हैं, ब्लेड, ठीक। ये ब्लेड है, ये जानवरों के शरीर से चमड़ा निकालने के काम आता है।
तो इस तरह से आपने देखा, ब्लेड देखा, ब्यूरिन है, स्क्रैपर है, चॉपर चॉपिंग है, और पेबुल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्लीवर है और ये हैंड एक्स है। अब आप हम चलते हैं, देखें, हैंड एक्स मांस के बड़े टुकड़े को काटने के काम आता है, क्लीवर मांस के बड़े टुकड़े को चीरने के काम आता है, चॉपर मांस के छोटे टुकड़े को काटने के काम आता है, चॉपिंग छोटे टुकड़े को चीरने के काम आता है, पेबुल हथौड़े की तरह से प्रयोग किया जाता है, ब्लेड जानवरों के शरीर से चमड़ा निकालने का काम करता था, स्क्रैपर चमड़ा छीलने, मांस को छीलने का काम करता था, और ब्यूरिन छेद करने का, हड्डियों में छेद करने का कार्य कर सकता है, किसी पाषाण खंड को भी छेदने का काम कर सकता है। ठीक, वेदनी के रूप में है, छेदनी के रूप में है। ये इनकी डिजाइन, ये इनकी कार्यविधि है। ये बड़े इंटरेस्टेड है, बिना किसी लेखन सामग्री के हम इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मेरिकल है, बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य है। तो हथियारों को हम अगर देखें फिर से देखें, कुछ हथियार हैंड एक्स और क्लीवर के रूप में, इनका अपना एक समूह है। कुछ हथियार चॉपर चॉपिंग और पेबुल है, इनका अपना एक समूह। ये भारी है, ये बड़े हैं। इसके बाद आप देखें तो ये ब्लेड है, एकदम सुधरा हुआ हथियार है, एकदम विकसित हथियार है। ब्यूरिन है, ये देखिए ब्यूरिन की एक क्वालिटी ये भी है, बहुत विकसित हथियार दिखा। हैंड एक्स की तुलना में बहुत विकसित है, इसमें धार नुकीली है। तो इस तरह से हम ये चीजें देख पा रहे हैं। तो हथियारों के आधार पर देखें तो ये जो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, स्पष्ट रूप से 3 चरणों में विभाजित दिखाई देता है। एक को हम निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरे को मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं, और तीसरे को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। यानी हथियारों में भी स्पष्ट, सभी हथियार पत्थर के हैं, सभी प्लेकिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए, लेकिन उनमें एक क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक विकास दिखाई देता है। उत्तरोत्तर हथियार अच्छी धारदार के होते हैं, हल्के होने लगते हैं, उनकी कार्य क्षमता अधिक होने लगती है। तो इस आधार पर हम देखें कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 चरणों में ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो बांटी जा सकती हैं। यानी हम पैलियोलिथिक एज को 3 रूपों में बांट सकते हैं, 3 चरणों में बांट सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, अंग्रेजी भाषा में इसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसे मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, इसे अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। हमें एक एक करके इनका अध्ययन गंभीरता से करना है। अब हम संक्षेप में देखें कि तीनों चरणों में पूरा पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था। तो जो प्रमाण मिलता है कि वो हथियार जो रखा है वो मांस को काटने के काम आता है, मांस के चीरने के काम आता है, चमड़े निकालने के काम आता है, चमड़ा छीलने के काम आता है। तो इस प्रकार से जो मानव समाज है वह निश्चित रूप से आकेटक है और घुमंतु है। यानी पूरा पाषाण काल का मनुष्य घुमंतु है, अस्थायी जीवन है और पूर्णतः आखेटक है, किसी प्रकार से संग्राहक होने का प्रमाण नहीं है। यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य आखेटक का जीवन जीता है, घुमंतु जीवन जीता है, अस्थायी जीवन जीता है। आखेटक में भी ये सभी हथियार ऐसे हैं जिनमें कहीं भी हत्थे का प्रयोग नहीं है। ये अपनी आप में बड़ी विशेषता मानी जाती है। यानी सारे हथियार हाथ से पकड़ करके कार्य किए जाते हैं। हाथ से पकड़ करके अगर जानवरों का शिकार करना है हथियारों का, तो निश्चित रूप से ऐसे जानवर का ही शिकार संभव है जो कम हिंसक हो और भारी हो, जिनमें गतिशीलता कम हो, भारी हो, लेकिन वे हिंसक भी कम हो। हिंसक जानवरों का शिकार हाथ के हथियारों से संभव नहीं है जब तक कि उन्हें फेंक कर मारा ना जा सके। तभी हम छोटे जानवरों और गतिशील जानवरों और हिंसक जानवरों का शिकार कर सकते हैं। इस काल में जैसे बैल है, भैंस है, इन्हीं जानवरों का शिकार मनुष्य प्रायः करता है। आगे लेक्चर सीरीज में इस चीज को हम लेंगे। मानव जीवन पूर्णतः अस्थायी है, घुमंतु है, आवास बनाने की कला का ज्ञान उसे नहीं था। वह पेड़ों की टहनियों, कंदराओं और पहाड़ की गुफाओं में आश्रय लेता था।
आगे चल करके शैलाश्रय भी पढ़ेंगे हम। इस काल में आग का ज्ञान था, इस बात को लेकर के थोड़ा सा भ्रम है, कुछ पुस्तकों में शंका और जिज्ञासा उठाई गई है। मैं यह तो नहीं मानता कि विवाद है, किसी भी प्रकार की शंका को उठाना विवाद नहीं माना जाना चाहिए, दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। स्पष्ट रूप से पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान मिलता है। हम देखेंगे जब आंध्र प्रदेश में चलेंगे, आंध्र प्रदेश का एक पूरा स्थल है, वहां पर देखेंगे, वहां के ज्ञान का प्रमाण मिलता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था। करनूल की गुफा है, करनूल की गुफा में हमें आग का प्रमाण मिलता है। किंतु पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग में मांस को भूनकर खाता था या नहीं, इसका प्रमाण नहीं है। अभी किसी स्थल पर हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि मनुष्य मांस को आग में भूनकर खाने की कला से परिचित था, अर्थात वह मांस को कच्चे खाता था। आग का ज्ञान है, आग का प्रयोग हुआ ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए करता था। ये प्रमाण हमें आगे मिलेगा, आगे हम इस पे गंभीरता से भी चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक गुफा है, करनूल की गुफा, वहां से ये प्रमाण हमें मिलता है। तो पूरा पाषाण काल का अंतिम चरण हमें आग का ज्ञान देता है। कुछ इतिहासकार इसे थोड़ा सा कंफ्यूज मानते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट है, अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था। विश्व इतिहास में तो निश्चित रूप से ज्ञान था, अन्य इतिहासों में, लेकिन भारत के पूरा पाषाण काल में देखें तो पैलियोलिथिक एज में मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था। लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूं, वह आग में मांस को भूनकर खाता था, इस कला का ज्ञान उसे नहीं था। कहीं से भी हमें इसका प्रमाण नहीं मिला है। तो ये रहा मानव जीवन जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। इसी के आधार पर हम आगे अब अपने पाठ्यक्रम को और गंभीरता से पकड़ेंगे और निम्न पूरा पाषाण काल का एक एक साइट का अध्ययन करेंगे कि निम्न पूरा पाषाण लोअर पैलियोलिथिक एज क्या है, भारत में कहां कहां पाई गई है, उसके क्या क्या स्रोत हैं, उसका उत्खनन कैसे हुआ, इसकी खोजकर्ता विद्वान कौन से थे, कौन से पुरातत्वविदों ने इसमें कार्य किया, इसका अध्ययन हम अगली स्लाइड में करेंगे। ये रही स्लाइड, ये रहा विवरण। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को कुछ हद तक निस्तारित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।